जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सत्र 2022-2023 में हिंदी विषय जो कि सेक्शन हिंदी कोर्स बी है, उसमें विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन थे वो चैप्टर के बीच से पूछे गए और उसमें ही बच्चे जो हैं वो या छात्र कंफ्यूज हो गए और यही चीज़ उनके 100% मार्क्स लाने में बाधक रही। चलिए अब हम नए सिरे से चैप्टर को पूरी तरह से MCQ बेस वन वर्ड या एक लाइनर आंसर में इस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना लेक्चर, जिसका पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसकी विधा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि भाई बड़े भाई साहब जो अध्याय है उसकी विधा क्या है, तो ये एक आत्मकथा का अंश है, एक छोटी सी एक ऑटोबायोग्राफी है ये, क्योंकि इसमें लेखक ने खुद आत्मवर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने वर्ष बड़े थे। ये क्वेश्चन बहुत मेजर क्वेश्चन है अध्याय के विषय, कि बड़े भाई साहब जो हैं वो लेखक से 5 वर्ष बड़े थे। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तो ये प्रश्न कई बार अध्याय के बीच में आया है, तो इसका उत्तर होगा तालीम, यानी जो शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मसला है या विषय है, उस पर बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए वो काम बड़ा डिले से या बड़ी देरी से करते थे। बड़े भाई साहब अपने अनुज से कितने दर्जे आगे थे। दर्जे मतलब क्लास, इसको कक्षा कहते हैं। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से, अनुज यानी छोटा भाई से, वो 3 दर्जे यानी 3 कक्षा जो थे वो आगे थे। अगला प्रश्न है, लेखक की उम्र कितनी थी। तो इसमें लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद जी की जो उम्र थी वो थी 9 साल। और अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की कितने वर्ष के थे, यानी उनकी उम्र कितनी थी, वो थे 14 वर्ष यानी 14 साल। प्रश्न संख्या 6 देखें, बड़े भाई साहब मकान को पायदार बनाने से पहले किसे पुख्ता बनाना चाहते थे। तो बड़े भाई साहब के कथन अनुसार, जो कि अध्याय में दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मकान की बुनियाद यानी किसी भी इमारत की जो नींव है वो अगर मजबूत नहीं हुई तो मकान पायदार या पुख्ता नहीं बन सकता। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो चैप्टर को पूरी तरह से मंथन करने का है, इसलिए हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे। तो बड़े भाई साहब जो थे वो स्वभाव से अध्ययनशील थे, यानी वो हर टाइम किताब लेकर के ही बैठे रहते थे और पढ़ने का एक ढोंग इत्यादि ही करते थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे, इसलिए वो हर दर्जे में बार बार असफल हो जाते थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब को किसका जन्मसिद्ध अधिकार था। देखिए, जो बड़े भाई साहब होते हैं अध्याय में दे रखा है, या हमारे भी या आपके भी बड़े भाई होंगे, तो उन्हें छोटे भाई की तंबी यानी डांट डपट और निगरानी यानी सर्विलेंस या वॉच करने का पूरा अधिकार दिया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए सदैव क्या करते थे। तो इसका उत्तर है वो चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं, बड़े भाई साहब कौन सी जमात में पढ़ते थे। जमात मतलब यहाँ भी जमात का अर्थ क्लास है, ये उर्दू का शब्द है, जिसे अध्याय में जमात ही लिखा गया है। तो वे 9वीं क्लास में थे और छोटे भाई साहब उनसे 3 क्लास कम थे। आगे देखें, लेखक कौन सी जमात में पढ़ता था, और वो लेखक पढ़ता था 5वीं जमात में। बड़े भाई साहब के अनुसार असली चीज़ क्या है। तो बड़े भाई साहब के जो अनुसार
या उनके कथन अनुसार है वो है बुद्धि का विकास। देखिए, किताबें पढ़ने से और किसी भी रट्टे मारने से या किसी की पुस्तक को अध्ययन करने से अगर दिमाग का विकास नहीं हो पाया तो आपका जो प्रयास है वो निरर्थक साबित होगा। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि पहले उतना पढ़ो और ताकि जिससे बुद्धि का विकास हो जाए। अगला प्रश्न है, छोटा भाई जब बाहर से खेलकर घर लौटता तो बड़े भाई साहब को उसका स्वागत कैसे करते थे या किन शब्दों में करते थे? स्नेह और रोष भरे या रोष से मिले शब्दों से। कभी वो प्रेम भी दिखाते थे और साथ साथ में गुस्सा भी दिखाते थे। उससे मिला हुआ, उससे मिक्सर जो शब्दावली थी उनका प्रयोग करते थे, इसको स्नेह और रोष से। रोष मतलब गुस्सा या क्रोध। प्रश्न संख्या 15 है, बड़े भाई साहब ने अपने अनुज के सामने किसके उदाहरण रखे? देखिए, इसमें जब बड़ा भाई फेल हो गया, छोटा भैया पास हो गया, तो उसने जब छोटे भाई ने बड़े भाई की अनदेखी स्टार्ट की तो उन्होंने उसको समझाने के लिए, उसको प्रभाव जमाने के लिए रावण, शैतान और साहेरूम के उदाहरण रखे ताकि वो अपना उस छोटे भाई पर प्रभाव जमा सकें और वो समझें कि इन लोगों के उदाहरण से वो अहंकार से बचने के लिए उन्होंने वो छोटे भाई को ये उदाहरण दिए। अगला जो प्रश्न है वो है, छोटे भाई द्वारा जवाब न देने पर बड़े भाई ने उसे किसकी संज्ञा दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे भाई द्वारा जवाब न देने पर बड़े भाई ने उसको घोंगा कहा। घोंगा एक ऐसा लसलसा समुद्री जीव है जो सुन्न रहता है। वो कितने उसको अगर आप टच भी करेंगे, परेशान करेंगे तो भी वो कोई जवाब आपको नहीं देगा। तो सेम उसी की संज्ञा बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को दी और कहा कि तुम तो बिल्कुल घोंगा हो, यानी तुम किसी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देते हो। अगला प्रश्न है, बड़े भाई ने दादा की कैसी कमाई को बर्बाद न करने के लिए कहा? तो जब छोटा भाई ज़्यादा खेलने लगता था तो बड़े भाई ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, दादा की जो गाढ़ी कमाई है यानी कठिन परिश्रम की जो कमाई है, जो दादू हमारे यानी हमारे पिताजी हमारे लिए भेजते हैं, उसे व्यर्थ ना करके घर लौट जाओ। तो कमाई है गाढ़ी कमाई, यानी कठोर परिश्रम के द्वारा कमाई हुई धनराशि, उसको हम कहेंगे गाढ़ी कमाई। प्रश्न संख्या 18 है, बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी परीक्षा के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में काफ़ी निपुण थे, यानी काफ़ी दक्ष थे। ऐसी कौन सी बातें थी जिनको सुनकर लेखक की हिम्मत टूट जाती थी? यानी जब मैंने अभी आपको बताया था कि अध्याय के 20 से सारे प्रश्न लिए गए हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो है जो चैप्टर है उसको बारीकी से मंथन करके सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हो आपके लिए लेकर के आए। तो जब बड़े भाई साहब छोटे भाई पर सूक्तिवान यानी व्यंग्य करते, कमेंट उनको उस पर पास करते, तो जिनको सुन करके लेखक की हिम्मत, जो हृदय था, वो जवाब दे जाता और उनकी हिम्मत टूट जाती थी। उससे लगता था कि क्यों ना मैं घर लौट जाऊं। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल में हिसाब के अध्ययन का समय क्या था? अब जब बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा तो छोटे भाई ने अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो है वो एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बना ली ताकि वो पढ़ाई कर सके। उसमें हिसाब यानी मैथ्स का समय क्या था? उसका समय था 8 से 9 प्रातः, यानी सुबह स्कूल जाने से पहले 8 से 9 बजे तक का जो समय था वो था मैथ्स के लिए। हिसाब को हम इंग्लिश में मैथ्स कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रातः 6 से 8 तक का समय किसके अध्ययन का था? तो ये जो प्रातः सुबह 6 से 8 का जो समय था वो था अंग्रेजी विषय का, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट वो उसको सुबह पढ़ता था। भूगोल विषय के लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया? तो भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। उस ज्योग्राफी का विषय जो था वो था 4 से 5 का। विविध विषयों का टाइम टेबल क्या था? अब जबकि उसने समय सारणी बनाई तो समय सारणी में सबसे अंतिम यानी 11 बजे के बाद का जो समय था 10 से 11 रात्रि जो था वो उन्होंने कहा विविध विषय। विविध विषय मतलब जिसमें ड्राइंग हो गया, संगीत हो गया या और कोई काम करना था उसको
उनको विविध विषय कहा गया। अगला प्रश्न है, भाई साहब को किसका अवसर मिल ही जाता था? तो बड़े भाई साहब को छोटे भाई की नसीहत और फजीहत करने का मौका जो था वो मिल जाया करता था। नसीहत मतलब उसको शिक्षा देने का, और उसे 4 बातें सुनाने का मौका हमेशा वो ढूंढ ही लिया करते थे। यानी जैसा छोटा भाई बाहर खेलने गया तब भी उन्हें मौका मिला, उसको डांटा। बड़ा भाई छोटा भैया पास हो गया और उसको अनदेखी करने लगा तो भी उसको डांटा। यानी नसीहत मतलब किसी को उपदेश देना, और फजीहत होता है किसी की मतलब वहाँ उसको 2 बातें सुनाना, यानी व्यंग्यवान उस पर छोड़ना। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी किसका तिरस्कार न कर सका? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो छोटा भाई यानी जो लेखक है वो खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सका, क्योंकि उसे बार बार खेल जो था वो अपनी तरफ आकर्षित करता था, और बड़ा भाई बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके, घुड़कियां दिखा करके भी उसको डराने का प्रयास करते, लेकिन वह फिर भी नहीं डरता था और उसे अनदेखी करता रहता था। अगला प्रश्न है, छोटे भाई ने टाइम टेबल तथा पाठ्यक्रम पुस्तकों को क्या माना? तो छोटे भाई ने वो भले ही समय सारणी यानी टाइम टेबल तो बना लिया था, लेकिन उसे पाठ्य पुस्तक यानी जो सिलेबस की जो किताबें थीं वो जानलेवा और आंख फोड़ जैसी लगने लगी थी। जानलेवा मतलब जो कि जान लेने तक की क्षमता रखती हों, और आँखों को फोड़ने वाले जो हैं वो पुस्तकें उन्होंने माना। अगला प्रश्न है, मौत और विपत्ति के बीच आदमी किस में जकड़ा रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है। देखिए अगर आप कई चलचित्रों में भी देखते होंगे कि व्यक्ति बिल्कुल नियर टू डेथ है, लेकिन अभी भी वो अपना अपना कर रहा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, ये माया का बंधन है। इसको कहते हैं मोह और माया के बंधनों में जकड़ा हुआ। जिस प्रकार अभी चैप्टर के बीच में लिया गया है कि व्यक्ति अंतिम समय पर भी ये मोह माया का बंधन नहीं छोड़ता, ऐसे ही छोटा भाई भी खेलने का जो शौक है उसको नहीं त्याग सका। लेखक क्या सहन कर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सका था? तो लेखक फटकार भी खाता था और घुड़कियाँ यानी जो बड़े भाई द्वारा बड़ी बड़ी आँखें या मोटी मोटी आँखें निकाल करके उसको डरा कर, उसके बाद भी छोटा भाई खेलने का जो शौक था उसे नहीं छोड़ सका। किस खेल की तेजी और फुर्ती लेखक को अनायास अपरूप से अपनी ओर खींचती थी? तो अब जब लेखक बार बार खेलने जाता तो वहाँ पर अन्य खेल खेल रहे लोगों के बीच से उसे अनायास ही अपने मन में एक्साइटमेंट जो है वो पैदा करती थी, वो अपनी ओर उसको अट्रैक्ट यानी आकर्षित करती थी। वो थी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो होता है उस खेल में काफ़ी जो तेज़ी से खेला जाता है, यानी उसके अंदर बहुत फास्ट जो है गेम होता है, उसमें आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सा कार्य लज्जास्पद जान पड़ा? लज्जास्पद यानी इंसल्टिंग उसको लगा। तो बड़े भाई के घाव पर नमक छिड़कने का विचार, क्योंकि ये प्रश्न जो है वहाँ के दृश्य से लिया गया है जब छोटा भैया 8th क्लास में भी अच्छे नंबरों से पास हो गया और बड़ा भैया फिर से फेल हो गया। तो अब उन्होंने मन में सोचा कि अब मैं घर जाऊं और आज मेरे बड़े भाई ने मुझसे कुछ कह दिया तो मैं उन्हें 4 बात सुनाऊंगा। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो देखा कि जो बड़ा भाई साहब हैं वो काफ़ी दुखी हैं। तो उन्हें लगा कि अगर मैंने इनको अब कुछ कह दिया तो इनके जले पर यानी कि घाव पर नमक छिड़कने के बराबर का होगा, इसलिए उसने वो विचार त्याग दिया। अगला प्रश्न है, छोटे दर्जे में प्रथम आने पर लेखक में क्या बदलाव आया? छठे दर्जे के अंदर जो 6th क्लास उसने पास की तो क्या बदलाव आया? वह अभिमानी हो गया, उसे घमंड हो गया कि वह बालक चाहे तो पढ़े या ना पढ़े अपनी क्लास में वो फर्स्ट जो है वो आ ही जाएगा, यानी हर क्लास में आसानी से वो पास होता हुआ चला जाएगा। तो कई बार बच्चों को भी ये अभिमान या ईगो हो जाती है कि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम अपनी क्लास में सर्वोत्तम स्थान हासिल कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 32। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार
मैं तो खेलते कूदते दर्जे में प्रथम आ गया, पंक्ति में किस भाव के दर्शन होते हैं। तो ये देखिए, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि छोटे भाई के अंदर जो विद्रोह का जो भाव है और ईगो जो का भाव है वो प्रदर्शित होता है। यानी अब उसने बड़े भाई के सामने जो है वो उपेक्षित वाले भावों में और विद्रोह की रिवोल्ट करने वाला जो भाव है वो उसमें दिखाई दिया। अगला जो प्रश्न है वो है, रावण को किसकी संज्ञा दी गई। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, यानी उसकी ख्याति चारों दिशाओं में थी, चक्रवर्ती सम्राट था। प्रश्न संख्या 34 है, संसार के सभी महीप किसे टैक्स देते थे। तो यानी रावण इतना चक्रवर्ती सम्राट था कि उसे जो है वो संसार के सभी जो राजा थे, महीप मतलब राजाओं को कहते हैं, वो उसको टैक्स देते थे यानी कर देते थे। कौन से देवता रावण के दास थे। आग और पानी के जो देवता थे वो रावण के दास थे। अगला जो प्रश्न है, शैतान नामक अभिमानी को कहाँ से कहाँ ढकेल दिया गया। तो जब शैतान, उसने अध्याय के 20 में पूछा गया है कि तुमने शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसे अहंकार हुआ, उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, धक्का दे दिया गया। यानी जो शैतान था वो भी प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसे अहंकार हो गया कि तुझसे बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं है, और उस अहंकार के कारण उसे स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। अगला प्रश्न है, 7वें दर्जे में पास होने के बाद लेखक के प्रयास को क्या माना। तो 7वें दर्जे में जब बच्चा पास हो गया तो लेखक ने उसे अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक तुक्का का है, यानी कई बारी किस्मत से भी ऐसा हो जाता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी एक तुक्का लग जाना। सुना कहा कि आपका हो सकता है कि इस बार तुक्का लग आओ, लेकिन अगली क्लास में जाओगे तो तुम्हें कौड़ियों, चार्ल्स, दर्जनों हेनरीज, ऐसे ऐसे कुछ संवाद उन्होंने अध्याय के बीच में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई ने अलजबरा और ज्योमेट्री के विषय को किसके समान बताया। तो यहाँ भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लोहे के चने चबाने के समान, यानी कठोर परिश्रम। लोहे के चने चबाना यानी बहुत ही कठिन काम, कठोर परिश्रम के। अगला प्रश्न है, बड़े भाई ने विलियम्स और चार्ल्स की संख्या कितनी बताई है। यानी बड़े भाई साहब ने जब छोटे भाई पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया तो उसने कहा अपने उपदेश में कि दर्जनों विलियम्स हैं और कौड़ियों चार्ल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन होता है, विलियम्स की संख्या है दर्जनों और चार्ल्स की संख्या है कौड़ियों। दर्जन मतलब 12 और कौड़ी मतलब 100। कौड़ी कहते हैं एक में एक कौड़ी वस्तु होती है 20 वस्तुएं, तो कौड़ियों की उन्होंने बात की है। अगला प्रश्न है, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ने तथा दिन भर किताबों में घुसे रहने से कौन सा रोग हो जाता है। तो कोई भी अगर हम घंटों तक किताबें पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को अंधी रोग या आंधी रोग या नेत्र रोग हो सकता है, यानी आई साइट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको नेत्र रोग भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे भाई के 8वें दर्जे में पहुंचने वाले साल जब बड़े भाई साहब फेल हो गए तब उनमें क्या परिवर्तन आया। तो जब छोटा भाई 8वें दर्जे में पहुंच गया और बड़ा भाई फिर से फेल हुआ तो इस परिदृश्य में बड़े भाई साहब की जो चेहरा था वो कुम्हला गया था, यानी उनके चेहरे की जो तेज था वो ढीला पड़ गया। उनको कांतिहीन होता है मतलब चमक रहित होना, तो बड़े भाई साहब का जो चेहरे का रंग जो था वो फीका पड़ गया था, उड़ गया था। अगला प्रश्न है, छोटा भाई बड़े भाई की नज़र बचते ही क्या करता था। स्वाभाविक है, जैसे ही बड़े भाई साहब ने आंख बची और छोटा भाई कनकौवे यानी पतंग उड़ाने लग जाया करता था। 8वें दर्जे में पास होने पर छोटे भाई या लेखक ने किस दायरे को बढ़ा लिया था। उसने अपने स्वच्छंदता यानी इंडिपेंडेंस या आज़ादी के दायरे को भी बढ़ा लिया था। उस जमाने में 8वीं पास लोग किन पदों पर पहुंच जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगामी जो वार्षिक एग्जाम होगा 10th का उसमें ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए उसको VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से रखा जाए। तो उस ज़माने में 8वीं पास लोग जो थे वो तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी मजिस्ट्रेट, लीडर आदि जो है वो बन जाया करते थे।
यानी 8वीं पढ़ा हुआ लोग व्यक्ति, क्योंकि उस ज़माने में एजुकेशन बहुत कम थी तो लोगों को ऊंचे पद जो है वो मिल जाया करते थे। वर्तमान में ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो बच्चा है वो बहुत हायर एजुकेशन तक पहुंच गया है और हमारे देश की जो एजुकेशन है, शिक्षा की जो दर है वो लगभग 84 के आसपास कर पहुंच गई है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को क्या माना था? अब अध्याय में बताया गया है कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को जहीन यानी तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभावान या मेधावी भी कहा है। तो जहीन के कई अर्थ हो सकते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि यानी बहुत कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभावान और मेधावी, मल्टी टैलेंटेड उसको कहा जा सकता है। इस अध्याय में बड़े भाई साहब ने किसके तौर तरीकों पर तीखा व्यंग्य किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़े भाई साहब ने वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा जो पद्धति है जो वर्तमान में चल रही है उसके ऊपर भी जो है वो व्यंग्य किया है तीखा। उन्होंने कहा कि जो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चा सिर्फ रट्टे मारता है और परीक्षा में पास होने के लिए उसको याद करता है, जबकि जीवन में उसका कोई भी महत्व जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लेखक और उसके बड़े भाई को भेजा गया पैसा किस तारीख तक खर्च हो जाया करता था? तो लेखक ने कहा है कि जब दादा या उनके पिताजी उनको जेब खर्चा या विद्यालय उसका छात्रावास का जो पैसा भेजते थे वो 20 और 22 तारीख तक जो है वो खर्च हो जाया करता था। उसके बाद वो नाई से, धोबी से मुंह चुराते थे। देखिए अगला प्रश्न वही है, जेब खर्चा समाप्त होने पर लेखक और उसका भाई किससे मुंह चुराते थे? धोबी और नाई से। धोबी वॉशरमैन और जो बार्बर है जो हजामत करता है उसको हम कहते हैं नाई। हेडमास्टर साहब ने एमए कहाँ से की थी? तो हेडमास्टर साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, जो कि विदेश के अंदर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हेडमास्टर साहब को कितना मेहनताना मिलता था? तो उस ज़माने में हेडमास्टर साहब को 1000 रुपये का उन्हें मेहनताना यानी मासिक सैलरी मिलती थी। दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग कैसे निभाया था? दादा मतलब पिताजी। तो दादा ने इज्जत और नेक नामी के साथ यानी अच्छे कार्यों के साथ, कठिन परिश्रम के साथ और समाज में आदर सम्मान के साथ जो पैसा था वो कमाया था और उसमें से कुछ पैसा अपने बच्चों को छात्रावास में रहने के लिए भी वो भेजा करते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के कुटुंब में कुल कितने आदमी थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक के जो परिवार में थे, कुटुंब मतलब परिवार में कुल मिलाकर के 9 आदमी थे। किसे अपने ज्ञान की लघुता का अनुभव हुआ? तो जब बड़े भाई ने उसे तमाम घटनाओं से अवगत कराया तो छोटे भाई को यानी लेखक को अपने ज्ञान की लघुता का यानी अपने अल्प बुद्धि का एहसास हुआ। उसको लगा कि बड़े भाई साहब काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी समझदार हैं। किसने उछलकर कनकौवे की डोर पकड़ ली? कनकौवे को हम सामान्य अर्थ में पतंग कह सकते हैं। तो जैसे ही बड़े भाई साहब के सामने से पतंग कट के निकली, बड़े साहब क्योंकि वो लंबे थे तो उन्होंने उछल करके उसकी डोर पकड़ ली। किसने? बड़े भाई साहब ने। और इस अध्याय का आखिरी जो प्रश्न है वो है, किसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा के भाव जो उमड़ पड़े? तो बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा के भाव छोटे भाई यानी लेखक के मन में उमड़ पड़े थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़े भाई साहब, जिसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। उम्मीद करूँगा कि हमारा आज का ये प्रयास है आपको सार्थक लगेगा और आपके अंक अर्जन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी सहायता करेगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।